नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। वहीं सीएम विष्णुदेव साय आज बलरामपुर दौरे पर है। शंकरगढ़ के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित चुनावी जनसभा में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सप्ताह के अंदर सीएम विष्णुदेव साय का ये जिले का तीसरा चुनावी दौरा है। सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि के पक्ष में वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के कई मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर रायपुर से है, जहां एसएसपी संतोष सिंह ने चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी को लेकर कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। हमें बाहर से भी बल मिले। सीएपीएफ और अर्धसैनिक बल की लगभग 18 कंपनियां आवंटित की गई हैं। लगभग 400 बूथों को परिभाषित किया गया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। सभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है आगामी समय में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसके लिए हम लोग को बाहर की भी फोर्सेस मिली है। पैरामिलिट्री सीएपीएफ की लगभग 18 कंपनियां हम लोग को अलॉट हुई है, जिसमें सीआरपीएफ और एसएसबी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां अभी बस्तर में चुनाव कराने के बाद यहाँ आई हैं। इनका आज इंडक्शन भी हुआ। फ्लैग अब हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया है कि जगह जगह जो कंपनियां डिप्लॉयड है, पहले तो बूथ भी उनको घूमना है, साथ ही साथ ये एक फ्लैग मार्च के रूप में सारी जगह सभी एरिया को डोमिनेट करेंगे। इससे एक मैसेज जाता है कि जो लोग बदमाशी करते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फोर्सेस सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही साथ जिला बल की भी जो फोर्सेस है दूसरे जिलों से भी हम लोग को आवंटित हुई है। वहीं कोरबा लोकसभा में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग है। ऐसे में कोरबा में डाक मतदान शुरू हो गया है। 7 मई को होने वाले मतदान के दिन जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 मई तक चुनाव की ड्यूटी पर लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी मतदान कर सकेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में वोटर्स बिना डरे वोट करें, इसलिए पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। सुपेला थाने से निकले इस फ्लैग मार्च की अगुवाई एडिशनल एसपी सुखनंद राठौड़ और सीएसपी भिलाई सत्य प्रकाश तिवारी ने की। सुपेला क्षेत्र की गलियों से जैसे ही टीम गुजरी, लोग घरों से निकलकर देखने लगे और जय हिंद बोलकर फोर्स का स्वागत भी किया। इस फ्लैग मार्च में दुर्ग पुलिस और पैरामिलिट्रिक फोर्स की टीमों ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि पुलिस और सेंट्रल फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है।
मई को जो मतदान होने जा रहा है, निर्वाचन होने जा रहा है, उसके मद्देनजर शांतिपूर्वक मतदान के लिए और निर्भीक मतदान के लिए लोग आ गए हैं। इसके लिए आज पैदल पेट्रोलिंग सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत की जा रही है। पूरे सीआरपीएफ के बल और थाने का बल सीएसपी साहब के साथ ये गली में, मोहल्ले में और इनके जो अंदरूनी इलाके हैं, इस थाना क्षेत्र के जो संवेदनशील हैं, उन क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को में ये संदेश जाए कि निर्भीक होकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में डीएवी स्कूल में एडमिशन के लिए 50,000 रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां जाने माने कुछ स्कूलों में एडमिशन के लिए पेरेंट्स से भारी भरकम रुपए ऐंठे जाते हैं। कोरबा में एक बच्ची के परिजनों ने एसईसीएल के अधिकारी पर यह डीएवी स्कूल में एडमिशन के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एक तरफ परिजन अपने दावे पर अडिग है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल की प्राचार्य इस बारे में कुछ पता नहीं होने की बात कह रही है। प्रथम दृष्टया तो यह पूरा प्रकरण असत्य प्रतीत होता है, दुर्भावना से प्रेरित लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है पूर्व में कि प्रोजेक्ट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने पर लोग मनगढ़ंत आरोप लगाने लगते हैं। तथापि प्रार्थी ने डीएवी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन किया है या नहीं, इसकी जानकारी हम लोग एरिया से ले रहे हैं। बलौदाबाजार के सबसे पुराने महावीर मंदिर का निर्माण करने वाले लगभग 50 से ज्यादा मजदूरों का सम्मान किया गया। साथ ही भव्य मंदिर निर्माण को लेकर धन्यवाद भी किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक तिवारी और उनके बेटे अभिषेक तिवारी ने उन्हें शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। खबर पखांजूर से है, जहां मक्के के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे आग की फसल जलकर राख हो गई और किसान को लाखों का नुकसान हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाई, फिर भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि खेत के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जिससे पूरा खेत जलकर राख हो गया। सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हार्दिक बुजुर्ग जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, एनडीए के, आजसू के, जदयू के, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज इस नामांकन सभा में रांची लोकसभा क्षेत्र एवं झारखंड क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम आप सबके आज रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबकी इस ऐतिहासिक उपस्थिति को उत्तराखंड देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। भाइयों बहनों, मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि को भी हाथ जोड़कर, शीश नवाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबके बीच में इस लोकसभा से
फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबका ये उत्साह, ये आप सबकी ऊर्जा और संजीव जी का आपको इस मंच से जोड़े रखने का अद्भुत काम देखकर मैं पिछले 2 घंटे की उपस्थिति में ये कह सकता हूं कि अभी अनेक वक्तागण यहां से बोल रहे थे और सब कह रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संजय जी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जीतने वाले हैं, आप सबके सांसद बनने वाले हैं और आज ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, झारखंड अपनी वन संपदा, जिसके बारे में अभी कहते 70% से ज्यादा यहाँ पर वन संपदा, खनिज संपदा और आदिवासी समाज के साहस, वीरता एवं स्वाभिमान के लिए हमेशा इसकी एक पहचान रही है, इसकी प्रसिद्धि रही है। और जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने प्रखरता से आवाज उठाई थी तो वो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। लेकिन देश आजादी के 60 सालों तक, 62 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने देश की हुकूमत चलाने का काम किया, उन्होंने कभी आदिवासी समाज की कोई सुध नहीं ली। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने हर वंचित वर्ग के विकास का बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। भाइयों बहनों, अभी हमारे सभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्तागण यहां से बोल रहे थे कि हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो इस झारखंड के लोगों का हो या देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का। एक ही समय में दोनों राज्यों का गठन हुआ, यह हमारे लिए एक समानता की बात है। बल्कि दोनों राज्यों की जो परिस्थितियां भी है वह भी एक समान है। जहां इस राज्य की वन संपदा 70% है, वहीं उत्तराखंड भी 70% से ज्यादा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। राज्य में निर्माण से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और आपके जो घने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था, इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों, एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था, तो किनका होता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है कि एक समय था मनोनयन कुछ लोगों का होता था, उनकी पहले से ही जो है एक पंक्ति अलग बना दी जाती थी, एक लाइन अलग लगा दी जाती थी कि मनोनयन होंगे तो इन्हीं लोगों में से होंगे, एक खास वर्ग के लोगों के होंगे। आज मनोनयन ऐसे लोगों का हो रहा है, ऐसे समाज से आए हुए लोगों का हो रहा है जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, आदिवासी है, वनवासी है,
समाज के वंचित वर्ग के हैं, उन सबको आज मनोनयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समय में ही संभव है, माननीय मोदी जी के समय में ही संभव है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष, आप सबको याद होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हाथों आकर यहाँ की पावन भूमि को नमन करके, उस माटी का तिलक करके आगे देश के विकसित भारत का संकल्प लिया था। और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब मजबूत हाथों में है, भारत अब मजबूर हाथों में नहीं है। भाइयों बहनों, देश के अंदर चलने वाली अनेक योजनाएं जिनके बारे में अभी जब संजय सेठ जी यहां से बोल रहे थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज माताएं बहनें क्या कहती हैं? वो कहती है गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय बन गया। भाइयों बहनों, मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया, आज लखपति दीदी ड्रोन दे दिया, या गरीब कल्याण करने की योजनाएं हो, या कोरोना महामारी जिस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता का दायित्व अपने ऊपर लिया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक योजनाएं चलाई। ये योजनाएं केवल कागजी योजनाएं नहीं है, बल्कि ये सब मोदी जी की गारंटियां हैं जो देश के आम लोगों तक पहुंच रही है। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, या देश में सीएए का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो, या हमारे आराध्य देव, मैं यहाँ आज संजय सेठ जी के नामांकन सभा में आने से पहले भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से आप सबके बीच में आ रहा हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, जिसको हम कई वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कालखंड भी, इसका सौभाग्य भी हम सबके अगर सामने आया है, हम सबको इसका सहभागी होने का अवसर अगर किसी के कारण प्रदान हुआ है, तो यह सौभाग्य भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, अनेकों काम आज मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए, जिसके बारे में अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर देवभूमि का मूल स्वरूप खराब न हो। देवभूमि की अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देवभूमि का हम नाम लेते हैं तो लोगों को एक देखने का, उनके मन के भाव श्रद्धा और आस्था के हो जाते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते हमने वहां संकल्प लिया है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है जो हमने आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से वहां पर निर्णय लिए, आज उन निर्णयों को पहचान मिल रही है। यूसीसी जो हमारी पार्टी का समान नागरिक संहिता देश की आजादी से लेकर अभी तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक निशान होना चाहिए। जहां धारा 370 देश के अंदर कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई, वहीं भाइयों बहनों देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया
कि देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से वहां पर लैंड जिहाद के बहुत बड़े बड़े मामले हुआ करते थे। भाइयों बहनों, हमने उस पर सख्ती से काम किया है और आज हजारों एकड़ जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। उत्तराखंड के अंदर दंगारोधी कानून बनाकर हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को, वहां की शांति को समाप्त होने से, वहां की शांति बिगाड़ने से, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कभी न हो, इस प्रकार का वहां कानून बना दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहाँ जोर दिया जा रहा है। कई हाईवे और एलिवेटेड रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। बनारस रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। रांची और जमशेदपुर में मुंबई पुणे जैसी डबल डेकर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और तो विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को रखकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी जो कांग्रेसी घमंडिया गैंग है, ये घोटालेबाजों का घमंडिया गैंग है। भाइयों बहनों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर बंद हैं। आप सबको पता है, कई घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस उन पर चल रहे हैं। वही कांग्रेस परिवार के शाही परिवार ने 60 सालों में देश के गरीबों के खून पसीने की जो कमाई है, उससे अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। हाल ही में झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू की तिजोरियों में मिला हुआ 353 करोड़ रुपए ने देश में आज तक मिले सभी कैसों के रिकॉर्ड। आप रांची से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।